मेंडल्स लॉ, जिनके बारे में आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो आगे भी इनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मेंडल्स लॉ। उनका जो करंट स्टेटस है उसके बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट जो मेन 3 जो लॉज हैं वो उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर के सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मेंडल्स लॉ। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक, मेंडल्स लॉ। मेंडल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वर्क किया था वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था, जिसके बारे में मतलब आज हम उसकी वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में सक्सेस हुए हैं और उनके बारे में हम जान पाए हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस बेस पर हैं। तो मेंडल ने इसके लिए स्वीट पी जो है सिलेक्ट की थी, जिसे हम पाइजम सटाइवम कहते हैं। मटर का जो पौधा होता है उसको सिलेक्ट किया था, और उसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि एनुअल प्लांट था। ये एनुअल प्लांट मीन्स हमें हर सीजन में जो है हमें इसके जो है जनरेशन मिल जाती थी, तो इसकी वजह से जो है स्टडी करना आसान हो गया। तो हमेशा कोई भी यदि जेनेटिक स्टडी करनी है या हमें जनरेशन टू जनरेशन जो है स्टडी करनी है, तो हमेशा जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना चाहिए जिसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो, तभी हम उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे, उसकी जनरेशन्स को जो है वो स्टडी कर पाएंगे। यदि हमने जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है तो उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज़ कोई प्लांट है या एनिमल है जिसकी जो लाइफ स्पैन 20 ईयर्स है, अब 20 ईयर्स में वो अपनी जो जनरेशन का हम रिज़ल्ट जो देखने को मिलेगा उसको हमें पूरी तरह से मतलब जो साइंटिस्ट उस फील्ड में स्टडी कर रहा है उसके लिए नंबर ऑफ़ जनरेशन स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि जब भी हम सिलेक्ट करें जो जनरेशन्स पर स्टडी करने के लिए, तो हमें हमेशा जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले जो है ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था जो मेंडल ने जो है वो स्वीट पी यानी पाइजम सटाइवम का जो है सिलेक्शन किया था फॉर द स्टडी ऑफ द जो डिफरेंट हाइब्रिड्स या नंबर ऑफ जनरेशन। तो इसके अंदर उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी किया था, जैसे पोड साइज, सीड का जो साइज है, सीड का शेप है, राउंड है, रिंकल्ड है, या फूड जो फ्लावर है, फ्लावर का कलर कैसा है, उसकी जो प्लांट है उसकी लेंथ क्या है। इसके बेस पे डिफरेंट 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था, जिनको स्टडी किया था, और उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए थे। बट दिस इज़ द बैड लक कि उनका वो जो काम है उस टाइम जो है पब्लिश नहीं हुआ है। मतलब जो जब तक वो लिविंग थे, मीन्स जब तक वो जिंदा थे, तब तक उनके काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए तो उन्होंने, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद जो है साइंटिस्ट ने फिर जब स्टडी किया तो उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने जो है उनका रिटन में मटेरियल अवेलेबल था, पब्लिश नहीं हो पाया था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि मेंडल ने इस पर जो है पहले ही ये सारा वर्क किया हुआ है, तो उन्होंने उनके नाम से जो है जो उनका वर्क है वो पब्लिश कराया, और तभी से जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, यानी आनुवंशिकी के पिता। तो उन्होंने जो, हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन में या हम कहें जो मॉडर्न व्यूज़ हैं या जो करंट स्टेटस देखें हम मेंडल्स लॉ में, उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वो उस टाइम उस चीज़ को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर लेकिन उनके जो मेन 3 लॉज थे, जो 3 नियम उन्होंने दिए थे, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम बोलते हैं स्वच्छंदता का नियम। दूसरा नियम था उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और तीसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। तो यहाँ पर मैंने पहले जो डिस्कस किया है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम स्वच्छंदता का नियम बोलते हैं। तो स्वच्छंदता का नियम में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि क्योंकि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉइड्स होते हैं, यानी उनके जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो 2n होते हैं। तो 2n होते हैं, तो जब उनके गैमीट्स बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं, तो हमेशा जो उनका नंबर है वो n रह जाता है। अब इस सिचुएशन में यदि पेरेंट जो है प्योरली डोमिनेंट हैं, उनके अंदर मतलब 2 जो क्रोमोसोम्स हैं
वो 100% जो है जब गैमीट्स बनेंगे तो वो सेपरेट होंगे और सेग्रीगेट होंगे। तो उसमें से जो एक मैटरनल एक पैटर्नल उससे जो है सेपरेट होंगे और फिर वो अगली जनरेशन में जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो मेंडल ने तो जो है अपना पाइजम सेटाइवम पर किया था, बट मैंने यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको जूलॉजी के अंदर डिस्कस किया है तो यहाँ पर मैंने अदर एग्जाम्पल भी लेके यानी एनिमल्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। आप कोशिश करें यदि जूलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो आप प्लांट की बजाय एनिमल्स को सिलेक्ट करें एग्जाम्पल के लिए। बट यदि आपको नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप प्लांट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट कोशिश हमें करनी चाहिए क्योंकि अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हमारा जो होगा वो यदि हम किसी एनिमल का एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लांट्स का एनिमल देने के लिए जो सूटेबल है वो है बॉटनी वाला पार्ट। बॉटनी में भी हम मेंडल्स लॉ डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्वतंत्रता ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द टू जीन्स विच कंट्रोलिंग ईच अदर मूव अपार्ट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी उन्होंने कहा कि दो क्रोमोसोम्स जो हैं या जब गैमीट्स बनते हैं युग्मक बनते हैं तो दो जीन्स जो कि किसी कैरेक्टर को नियंत्रित करती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन जीन ऑफ ईच कैरेक्टर, दे आर ऑलवेज प्योर। और नेचुरली है जब वो दोनों सेपरेट होंगे तो वो अपने आप में प्योर ही होंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँगी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। जनरल जो मेंडल ने अपने कुछ एब्रीवेशंस दिए थे तो उन्होंने हमेशा कैपिटल वर्ड का जो यूज़ किया था वो डोमिनेंट के लिए यानी प्रभावी के लिए, और स्मॉल लेटर्स का यूज़ जो है वो रिसेसिव के लिए अर्थात अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिया है कैपिटल बी प्योर ब्लैक, ये हमारा जो है डिप्लॉयड है, और दोनों स्मॉल बी दैट इज़ प्योर वाइट ग्यूना पिग। ग्यूना पिग जो है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रैट की ही जो है मैमल है और रैट की जो है फैमिली में ही को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने प्योरली जो ब्लैक है वो मेल लिया है और प्योरली वाइट जो है वो फीमेल लिया। उनके बीच में जब मैंने क्रॉस कराया तो पहले गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स जो हैं वो हमारे प्योरली यानी यहाँ पर प्योरली रिसेसिव और यहाँ प्योरली जो है वो डोमिनेंट हमारे गैमीट्स हैं वो सेपरेट हो गए। अब हम इन गैमीट्स का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ क्रॉस कराने के बाद हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों गैमीट्स जो बिल्कुल सेम हैं तो सारे जो हमारे 4 के 4 जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे F1 जनरेशन के अंदर वो एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी के साथ होंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू मेंडल दे आर हाइब्रिड ब्लैक, क्योंकि बी डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल बी डोमिनेट कर रहा है तो ये जो है जनरेशन जो है वो ब्लैक होगी, बट हाइब्रिड ब्लैक, क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू मेंडल जो स्मॉल बी है वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिसेसिव है। बट इन सेकंड जनरेशन हमने यहाँ पर इसी जो हमारा जो हाइब्रिड ब्लैक है उस दोनों का क्रॉस कराया तो वहाँ हमारे पास जो गैमीट्स आए वो दोनों के सेम गैमीट्स होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों से ही हमें एक डोमिनेट जीन वाला और एक रिसेसिव जीन वाला जो है गैमीट मिलेगा। अब इनके जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी क्योंकि इसका जब इसके साथ क्रॉस होगा तो एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी के साथ, मीन्स हाइब्रिड ब्लैक। ये इसके साथ जब हमने इसका क्रॉस कराया तो भी हमारे पास एक कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ हाइब्रिड ब्लैक मिला, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो है प्योर ब्लैक, और जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमारे पास प्योर वाइट जो है F2 जनरेशन के अंदर हमें मिले। तो हम इनका जीनोटिपिक रेशियो जो देखें तो वो होगा हमारा 1:2:1। वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास कैपिटल बी जो दोनों डोमिनेंट जीन के साथ हैं वो एक है, दोनों जो स्मॉल बी के साथ यानी रिसेसिव जीन के साथ हैं वो भी हमारे पास एक है, बट जो हाइब्रिड ब्लैक हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो 1:2:1 का रेशियो हमारे पास होगा। बट यही हम फिनोटिपिक मतलब एक होता है जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप तो हमारा रेशियो होगा 1:2:1, बट यदि हम लक्षण प्रारूप देखें तो वो 3:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल 3:1, यानी जिसमें कि 3 जो है वो ब्लैक हैं और 1 जो है वो प्योरली वाइट है।
तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो हम देखें, मेंडल ने बस इतना ही कहा था इस नियम में, स्वच्छंदता के नियम में, कि जो गैमीट्स हैं दे आर प्योर, और वो हम देख रहे हैं क्योंकि उनके पास केवल एक एक, क्योंकि दे आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सिंगल उनके पास जो है वो जीन है, तो सिंगल जीन है तो नेचुरली वो अपने आप में प्योर ही हो सकती हैं। तो ये अब हमारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने यहाँ पर थर्ड लॉ जो पहले डिस्कस किया है, क्योंकि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा सा बड़ा है तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको डिस्कस कर रही हूँ। अभी पहले मैंने उसको डिस्कस किया है, पहले मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम को डिस्कस किया है। आउट ऑफ टू कंट्रोलिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन is called dominant while the other which are not shown in its effect called recessive। तो मेंडल ने बस इतना ही कहा था, दो जो जीन हैं उन जीन में से जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो जो है रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव अकॉर्डिंग टू मेंडल, रिसेसिव केवल अपने आप को जब वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज वो जो है डोमिनेट जीन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाएगा। तो जो डोमिनेट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, बट रिसेसिव जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर मैंने प्लांट का ही एग्जाम्पल लिया है, जहाँ टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट टू दी टॉलनेस और स्मॉल टी रिप्रेजेंट दी ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पर मैंने टॉल और ड्वार्फ के लिए लिया है, और टॉल जो है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है। तो सेम यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी की फॉर्म में हमें गैमीट्स मिले, और F1 जनरेशन में हमारे पास जो है हाइब्रिड टॉल जनरेशन मिली। तो ऑल सारे जो है हाइब्रिड टॉल होंगे, तो ऑल टॉल प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मेंडल सारे जो प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे। इसी तरह जब इन दोनों का जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर हमने देखा कि सेम हमारे पास वही 1:2:1 का रेशियो हमें मिला है, बट यहाँ पर उन्होंने जो जीनोटाइप है उसमें हमें ये तो बताया कि हमारे पास 3 तरह के जो है जनरेशन के अंदर 3 तरह की जो जेनेटिक कंपोजिशन होंगे, बट उसमें जो है उन्होंने प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल और जो हाइब्रिड टॉल है, तो उन्होंने इसको हाइब्रिड टॉल नहीं कहा था। उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे पास जो है जो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग जैसे कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ होगा, तो वो जीनोटाइप में जो उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी भी लेंथ जो है वो टॉल प्लांट की तरह ही थी। बट एक्चुअल में जो मैं आगे बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो मॉडर्न व्यू है या जो करंट स्टेटस है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है इसको, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो दोनों के कैरेक्टर, दोनों की जीन लेके आ रही है, इसलिए जो इनकी लेंथ होगी इन बिटवीन होगी। मीन्स कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है ड्वार्फ का भी यहाँ पर दिखाई देगा, या रिसेसिव जीन है उसका भी दिखाई देता है। तो वो लेकिन टॉल जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए टॉल कंपैरेटिवली जो है वो प्लांट वो ना तो पूरी तरह से ड्वार्फ होगा और ना पूरी तरह से टॉल होगा, इन बिटवीन स्टेज होगी उसकी। तो वही यहाँ पर हमारे पास ये रेशियो है, जैसे मैंने आपको यहाँ ग्वीना पेग का एग्जांपल दिया वही इसी तरह से यहाँ पर जो है, तो उन्होंने यही कहा कि जो कैपिटल टी है वो हमेशा डोमिनेंट होगी। तो यहाँ पर जो 3 टॉल प्लांट होंगे, केवल एक जिसमें कि कैपिटल टी नहीं है वो टोटली रिसेसिव है, तो वो दोनों जीन एक साथ हैं तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी। तो पूर्ण प्रभाविता का नियम जो है वो यही कहता है कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो भी हमारे पास एक कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ हाइब्रिड ब्लैक मिला, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो है प्योर ब्लैक, और जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमारे पास प्योर वाइट जो है F2 जनरेशन के अंदर हमें मिले। तो हम इनका जीनोटिपिक रेशियो जो देखें तो वो होगा हमारा 1:2:1। वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास कैपिटल बी जो दोनों डोमिनेंट जीन के साथ हैं वो एक है, दोनों जो स्मॉल बी के साथ यानी रिसेसिव जीन के साथ हैं वो भी हमारे पास एक है, बट जो हाइब्रिड ब्लैक हैं वो हमारे पास 2 हैं।
तो 1:2:1 का रेशियो हमारे पास होगा। बट यही हम फिनोटिपिक, मतलब एक होता है जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप तो हमारा रेशियो होगा 1:2:1। बट यदि हम लक्षण प्रारूप देखें तो वो 3:1, अकॉर्डिंग टू मेंडल 3:1, यानी जिसमें कि 3 जो है वो ब्लैक हैं और 1 जो है वो प्योरली वाइट है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो हम देखें, मेंडल ने बस इतना ही कहा था इस नियम में, स्वतंत्रता के नियम में, कि जो गैमीट्स हैं दे आर प्योर, और वो हम देख रहे हैं क्योंकि उनके पास केवल एक एक, क्योंकि दे आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल उनके पास जो है वो जीन है, तो सिंगल जीन है तो नेचुरली वो अपने आप में प्योर ही हो सकती हैं। तो ये अब हमारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने यहाँ पर थर्ड लॉ जो पहले डिस्कस किया है, क्योंकि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा सा बड़ा है तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको डिस्कस कर रही हूँ। अभी पहले मैंने उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम को डिस्कस किया है। आउट ऑफ 2 कंट्रोलिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन is called dominant while the other which are not shown in its effect called recessive। तो मेंडल ने बस इतना ही कहा था, दो जो जीन हैं उन जीन में से जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो जो है वो रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव अकॉर्डिंग टू मेंडल, रिसेसिव केवल अपने आप को जब वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज वो जो है डोमिनेट जीन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाएगा। तो जो डोमिनेट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, बट रिसेसिव जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर मैंने प्लांट का ही एग्जाम्पल लिया है, जहाँ टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट टू दी टॉलनेस और स्मॉल टी रिप्रेजेंट दी ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पर मैंने टॉल और ड्वार्फ के लिए लिया है, और टॉल जो है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है। तो सेम यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी की फॉर्म में हमें गैमीट्स मिले, और F1 जनरेशन में हमारे पास जो है हाइब्रिड टॉल जनरेशन मिली। तो ऑल सारे जो है हाइब्रिड टॉल होंगे, तो ऑल टॉल प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मेंडल सारे जो प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे। इसी तरह जब इन दोनों का जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर हमने देखा कि सेम हमारे पास वही 1:2:1 का रेशियो हमें मिला है। बट यहाँ पर उन्होंने जो जीनोटाइप है उसमें हमें ये तो बताया कि हमारे पास 3 तरह के जो है जनरेशन के अंदर 3 तरह की जो जेनेटिक कंपोजिशन होंगे, बट उसमें जो है उन्होंने प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल और जो हाइब्रिड टॉल है, तो उन्होंने इसको हाइब्रिड टॉल नहीं कहा था। उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे पास जो है जो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग जैसे कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ होगा, तो वो जीनोटाइप में जो उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी भी लेंथ जो है वो टॉल प्लांट की तरह ही थी। बट एक्चुअल में जो मैं आगे बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो मॉडर्न व्यू है या जो करंट स्टेटस है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है इसको, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो दोनों के कैरेक्टर, दोनों की जीन लेके आ रही है, इसलिए जो इनकी लेंथ होगी इन बिटवीन होगी। मीन्स कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है ड्वार्फ का भी यहाँ पर दिखाई देगा, या रिसेसिव जीन है उसका भी दिखाई देता है। तो वो लेकिन टॉल जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए टॉल कंपैरेटिवली जो है वो प्लांट वो ना तो पूरी तरह से ड्वार्फ होगा और ना पूरी तरह से टॉल होगा, इन बिटवीन स्टेज होगी उसकी। तो वही यहाँ पर हमारे पास ये रेशियो है, जैसे मैंने आपको यहाँ ग्वीना पेग का एग्जांपल दिया वही इसी तरह से यहाँ पर जो है, तो उन्होंने यही कहा कि जो कैपिटल टी है वो हमेशा डोमिनेंट होगी। तो यहाँ पर जो 3 टॉल प्लांट होंगे, केवल एक जिसमें कि कैपिटल टी नहीं है वो टोटली रिसेसिव है, तो वो दोनों जीन एक साथ हैं तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी। तो पूर्ण प्रभाविता का नियम जो है वो यही कहता है कि जो कैपिटल जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब देखते हैं थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो उसके अंदर जो है उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था। तो इसको देखें तो द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड इन ए डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्होंने कहा था या मेंडल ने कहा था कि जो डिफरेंट कैरेक्टर की जीन्स होती हैं
वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो है लोकेटेड होती हैं। क्रोमोसोम आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसलिए वो जो है अब जब सेग्रीगेट होती हैं तो वो जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और वो अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो यहाँ पर दो जो कैरेक्टर लिए, यहाँ भी जो है एग्जाम्पल उन्होंने जो है वो ग्यूना पिक का ही लिया, कैपिटल बी कैपिटल एस कैपिटल बी स्मॉल एस। इसी तरह क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स के इसी तरह स्मॉल बी कैपिटल एस और स्मॉल बी स्मॉल एस, इस तरह से ये जो 4 डिफरेंट गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। अब ये जो 4 डिफरेंट गैमीट्स फॉर्म हुए, इनका यदि हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये सभी आपस में क्रॉस कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये एक जो चार्ट है जिसे हम पनेट चार्ट भी बोलते हैं वो बनाया और उसके बेस पे जो है पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो है वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं। यहाँ पर जो चारों मैंने यहाँ पर गैमीट्स बनाए हैं, उन चारों गैमीट्स को यहाँ पर मेंशन किया है। एक तरफ मेल लिए हैं, एक तरफ फीमेल लिए हैं और वही 4 गैमीट्स जो वो हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं, मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख जाए कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल एस हैं तो सारे ऐसे इस दोनों कैपिटल होंगे। फिर कैपिटल बी यहाँ पर केवल एक स्मॉल एस आएगा, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों कैपिटल एस, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। तो इस तरह से जब हमने सारे जो कॉम्बिनेशंस तैयार किए, इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कैपिटल बी कैपिटल एस और स्मॉल एस, कैपिटल बी फिर दोनों स्मॉल एस आ गए, फिर कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल। कैपिटल को हम प्रेफरेंस रखते हैं पहले लिखने में, तो इस तरह से जो है हम हमेशा कैपिटल को, क्योंकि वो डोमिनेट होता है तो उसको पहले लिखते हैं और रिसेसिव वाले कैरेक्टर की जो जीन है उसको बाद में लिखते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी फिर दोनों, क्योंकि स्मॉल एस दोनों स्मॉल एस आ गए। फिर स्मॉल बी है क्योंकि तो पहले कैपिटल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी फिर दोनों कैपिटल एस, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी फिर कैपिटल एस और स्मॉल एस, कैपिटल बी दोनों कैपिटल एस आ गए, फिर दोनों स्मॉल बी कैपिटल एस और यहाँ का स्मॉल एस। लास्ट में इसी में हम देखें तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों स्मॉल एस, दोनों स्मॉल बी फिर कैपिटल एस स्मॉल एस, फिर दोनों स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एस। तो इस तरह से जो हमारा पूरे 16 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो तैयार हुए। इन 16 कॉम्बिनेशन को मैंने अलग अलग तरीके से कि हम किन को लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर कहाँ पर देख रहे हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो मैंने जो सारे एक तरह के हैं उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। जैसे क्रॉस का सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर। तो जितने भी आपको चाहे वो एक ही कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल एस, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल एस कैपिटल बी कैपिटल एस कैपिटल बी कैपिटल एस कैपिटल बी कैपिटल एस, फिर यहाँ भी कैपिटल बी कैपिटल एस, लेकिन यहाँ पर क्यों स्मॉल हो गया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर कैपिटल बी, जहाँ हमें एक भी कैपिटल बी और कैपिटल एस मिल रहा है उन सभी को हम मार्क करेंगे। यहाँ भी हमारे पास है एक कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल एस, फिर यहाँ पर हमारे पास, तो ये जो 9 कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है कैपिटल बी और स्मॉल एस जिनमें सभी में मौजूद है। तो ये हमारे होंगे ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर जिनका नंबर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। उनके अंदर जो हम कॉम्बिनेशन देखें वो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक कैपिटल बी स्मॉल एस, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल एस और कैपिटल बी स्मॉल एस। मतलब एस तो दोनों स्मॉल होने चाहिए बट कैपिटल बी ब्लैक बट लॉन्ग हेयर, क्योंकि एस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग हेयर को, स्मॉल एस, तो ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर और जिनका नंबर 3 है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास स्मॉल बी कैपिटल एस का, तो स्मॉल बी कैपिटल एस और एक स्मॉल बी कैपिटल एस, दैट इज स्मॉल बी जो रिप्रेजेंट करता है प्योर वाइट,
तो वाइट एंड शॉर्ट हेयर, एस जो है वो शॉर्ट हेयर के लिए, तो वाइट एंड शॉर्ट हेयर, ये भी हमारे पास 3 है। एक कॉम्बिनेशन केवल ऐसा है जिसमें दोनों ही जो है स्मॉल लेटर्स हैं, यानी दोनों ही जो है स्मॉल बी और दोनों ही स्मॉल एस, मीन्स वाइट एंड लॉन्ग हेयर। तो एक हमारा वाइट एंड लॉन्ग, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया दैट इज 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। अभी हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हम ये मेंशन करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमने जिनको हमने लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर या ब्लैक और वाइट में शामिल किया है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्लैक हेयर शॉर्ट हेयर के लिए हमें चाहिए एक कैपिटल बी और जो कैपिटल एस। तो कैपिटल बी हमने जो लिए हैं वो कैपिटल बी और कैपिटल एस, कैपिटल बी और दोनों कैपिटल बी और एक स्मॉल, दोनों कैपिटल बी और एक कैपिटल एस, फिर यहाँ एक कैपिटल बी एक कैपिटल एस और यहाँ एक कैपिटल बी दोनों कैपिटल एस। तो जो हम देखें तो दोनों कैपिटल बी और डबल एस, जो दोनों कैपिटल एस वाला है वो केवल एक ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास। इसी तरह कैपिटल बी और कैपिटल एस और स्मॉल एस के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, इसके हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है। और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों कैपिटल एस, इसका केवल हमारे पास जो है वो सिंगल कॉम्बिनेशन, इसके हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से 1 2 4 2 हमारे पास ये कॉम्बिनेशन से जिनका हमारे पास जो निकल के आया वो 9 टोटल निकल के आया। इसी तरह दूसरा हमने जो देखा दैट इज ब्लैक हेयर और ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर। तो ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर वाले जो हमने हमारे पास कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी और स्मॉल एस। तो कैपिटल बी स्मॉल एस वाले हमारे पास ओनली 1 है, बट कैपिटल बी और स्मॉल एस के साथ एक स्मॉल बी और दोनों एस के साथ हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस। तो ये दोनों जो है, तो ये और ये जो है हमारे आगे, हम इनका नंबर जो है 2 है। तो ये सारे जो हमारे हो गए वो ब्लैक बट लॉन्ग हेयर के, इनका टोटल नंबर 3 आ गया था। अब बात करते हैं वाइट एंड लॉन्ग हेयर। तो वाइट एंड लॉन्ग हेयर के लिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, एक तो दोनों स्मॉल बी और कैपिटल एस के साथ, वो हमारे पास एक ही है, बट स्मॉल बी और एक कैपिटल एस एक स्मॉल एस के साथ जो है हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये हमारे पास 2 हो गए, तो इनका भी टोटल 3 हो गया। और स्मॉल बी स्मॉल एस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 1 है। तो वो 9:3:3:1 का रेशियो हम देखें तो वो इस तरह से जो है कैटेगराइज है। बट हम जीनोटिपिक यदि लिखेंगे तो 1:2:4:2:1:2:1:2:1 इस तरह से जो है हम वो लिखा जाएगा। वो 9:3:3:1 का वो है वो फिनोटिपिक है। जीनोटिपिक के लिए हमें 1:2:4:2:1:2:1:2:1 इस तरह लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, जिसे हम स्वतंत्र अभिन्न का नियम कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और एक चीज़ जो इसके मैं बता रही हूँ, करंट स्टेटस और जो कुछ चेंजेस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और यदि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।